नमस्कार दोस्तों। देश की आजादी यूं ही नहीं मिली। देश की आजादी के लिए हमारे देश के तमाम सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। तमाम सारे लोगों ने अपना घर बार सब कुछ बर्बाद कर दिया और तमाम सारे लोगों ने अपने अस्तित्व को मिटा दिया, लेकिन देश को बनाया। तब देश आजाद हुआ और तब आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना सके। आज आजादी के 76 साल में हम हैं और 76 साल होने पर स्थिति यह है कि जिन्हें हमारे देश को सौंपा गया था कि आप एक आदर्श राष्ट्र बना के तैयार करिए, एक महान गणराज्य बना के तैयार करिए, उन्होंने इसको क्या बना दिया है। जब देश आजाद हुआ था तब महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संदेश दिया था, वो संदेश दिया था इस देश के सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति के भी आंसू जब तक नहीं पुछ जाते हैं तब तक हमारी आजादी पूरी नहीं होगी। यह बात पंडित नेहरू ने अपने प्रथम भाषण में कही थी, देश की आजादी की रात को कही थी। अब सोचिए, क्या हम ऐसा कर पाए हैं? हमने करने की कोशिश की, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। पंडित नेहरू ने जो देश बनाया, बगैर पैसे के कंगाल देश मिला था, सब लूटा पीटा मिला था, टुकड़े टुकड़े में देश था, सैकड़ों रियासतें थी। उन सारी रियासतों को, वो रियासतें एक प्रकार से देश थी, उन सबको जोड़ जोड़ करके एक भारत वर्ष, भारत गणराज्य बनाया गया और सोचा गया था कम से कम लेकर के अधिक से अधिक इस देश के लिए डिलीवर करेंगे, सुविधाएं कम लेंगे। तमाम सारे लोगों ने अपनी सैलरी छोड़ दी थी कि हम सैलरी नहीं लेंगे। पंडित नेहरू ने कहा था कि हम एक पैसा नहीं लेंगे। पीएमओ का खर्चा वो खुद चलाते थे, अपने पैसे से चलाते थे। इसी तरीके से वही नहीं, तमाम मंत्री ऐसा करते थे। तमाम अफसरान ने भी अपनी सैलरी आधी लेना शुरू किया, जिससे देश बनाया जा सके। तब कहीं आज ये सब स्थापित हो सका, इस स्थिति में हम आ सके कि आज हम आपके साथ इस तरह बात कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब लूटा जा रहा है उसी धन को जिसे पब्लिक मनी कहा जाता है, जो हमारे आपके पैसे से, हमारे आपके टैक्स से होता है। हमारे से टैक्स लिया जाता है, कुछ लोगों की पूंजी भरी जाती है, कुछ लोग ऐश करते हैं, कुछ करते हैं, और देश के लिए, देश के डेवलपमेंट के नाम पे, लोगों के कल्याण के नाम पे सरकार विश्व बैंक से, आईएमएफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और न जाने कितनी बैंकों से कर्ज लेती है। और पिछले 9 साल में भारत सरकार ने 110 लाख करोड़ का कर्ज एक्स्ट्रा ले लिया। जब नरेंद्र मोदी को सरकार सौंपी गई थी तो यह देश 54 कुछ लाख करोड़ का कर्जदार था। आज वो करीब 174 लाख करोड़ का कर्जदार हो गया। आप कल्पना करें, यदि आप उस डाटे को ही मान लें जो मार्च में दिया गया, तो उसके मुताबिक भी 102 लाख करोड़ का कर्ज बढ़ चुका है। यानी 1947 से लेकर 2014 तक सिर्फ 54 लाख करोड़ का कर्ज, और अब मार्च तक जो है 102 लाख करोड़ और बढ़ गया, यानी 156 लाख करोड़ का कर्ज। कल्पना करिए, यह देश बना दिया है। जब इस देश की बात होती है तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है। उनको तकलीफ होती है जो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए करते हैं। ऐसे ही एक शख्स है हमारे साथ में, राम कुमार गर्ग, जिनसे मैं आपका तारुफ कराता हूं। गर्ग साहब को मैं पिछले 20 साल से देख रहा हूं, लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि देश हमारा है, गांधीवादी विचारधारा है, कि सादा जीवन, उच्च विचार, और लड़ाई किसके लिए लड़नी? अपने लिए नहीं लड़नी। अपने दर्द को हम भूल जाएंगे। जो तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, संत हृदय नवनीत समाना, वही स्थिति है कि संत जो है मक्खन की तरह से कोमल होता है, लेकिन किसके लिए? अपने लिए नहीं,
दूसरे के लिए, अपने दर्द पर तो वो पत्थर की तरह कठोर होता है, दूसरे को दर्द होता है तो पिघल जाता है। कमोबेश ये लक्षण मैं गर्ग साहब में देखता हूं, ये लड़ते हैं और ऐसी लड़ाइयां लड़ा करते हैं, तमाम लोग इनके दुश्मन बन जाते हैं, न जाने कौन कौन बन जाते हैं। तो गर्ग साहब से ही बात शुरू करते हैं। गर्ग साहब, चंडीगढ़ एक ऐसा केंद्र शासित राज्य है जहां पर बहुत ज्यादा धन आता है केंद्र सरकार से, दूसरे क्योंकि ये केंद्र शासित है, सरप्लस रेवेन्यू वाला राज्य है। राज्य हालांकि सिटी है लेकिन राज्य का दर्जा है केंद्र शासित का। तो ऐसी स्थिति में जब इतना पैसा आता है, इसके बाद हम देख रहे हैं चंडीगढ़ का नगर निगम जो 550 करोड़ की एफडी होती थी, मतलब इतना एक्स्ट्रा पैसा होता था कि वो एफडी रखे था जिससे खर्च चलते थे। आज स्थिति है वो चंडीगढ़ नगर निगम हजारों करोड़ का कर्जदार हो गया है। और उसके बाद में चंडीगढ़ की जो इतना स्वच्छ और सब कुछ होता था, सारी व्यवस्थाएं होती थी, वो आज चंडीगढ़ गंदगी भी हो गई है, अव्यवस्थाएं भी हैं, सड़कें भी टूटी हैं, कहीं पर कोई सुनने वाला नहीं है। अफसरान बढ़ गए हैं, जो 2-3 अफसर होते थे वो आज 10 अफसर हो गए हैं, 20 अफसर हो गए हैं। तो इस तरह की स्थिति है। और इसके बाद में अफसरान का तुर्रा ये है कि वो तमाम बिजनेस क्लास के जहाजों से सैर करते हैं और होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में जाके रुकते हैं, गेस्ट हाउस में रुकना पसंद नहीं करते हैं। तो साहब, जब कहा जाता था कि आप बचत करेंगे, मितव्यता बरतेंगे, आज यह स्थिति है और वो राजसी ढंग से रह रहे हैं हमारे आपके पैसे से, और हम लोग इतना टैक्स देके सारा वो उठा रहे हैं। इसकी लड़ाई आपने छेड़ी, कैसे छेड़ी, क्या हुआ, बताएं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सबको, चंडीगढ़ निवासियों को और देश के निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे ये एक आह्वान भी है, मेरी रिक्वेस्ट भी है, सब देश के लिए काम करेंगे। ये जो बात हमारी हो रही है, एक्चुअली ये जैसे वो कहते हैं कि खून में ही होता है, तो वो शुरू से ही, जब से भी समझ आई है, चाहे कॉलेज टाइम में था या उसके बाद का जो टाइम है, जो घर गृहस्थी और ये काम में पड़े हैं, तब से ये चीज़ चल रही है और ये लगातार चल रही है। तो मुझे कहीं पे भी अगर मुझे कुछ भी चीज़ गलत नज़र आती है, नियम के ख़िलाफ़ नज़र आती है या कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, मैं उसको पॉइंट आउट करता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, उसको एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद उन चीज़ों को आउट, जो पब्लिक डोमेन में जिसको कहते हैं, पब्लिक डोमेन में डालता हूँ, उनको बताता हूँ कि ये कुछ हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में, बहुत साल से ये चीज़ हो रही है। पहले ये स्थिति क्या हो रही थी वो बताइए। पहले जो स्थिति थी थोड़ी अच्छी थी, थोड़ा बहुत लोगों को झिझक होती थी, इज्जत का डर होता था, थोड़ा बहुत लोगों को आंखों में शर्म होती, पब्लिक की शर्म होती थी कि पब्लिक क्या कहेगी, पब्लिक ऐसे नहीं है, पब्लिक खिलाफ होएगी या बोलेगी। लेकिन कुछ दिनों से, कुछ सालों से मैं कहूँगा कि ये स्थिति चेंज होती जा रही है। अब क्या हो रहा है कि मैं चंडीगढ़ का रहता हूँ यहाँ पे, तो चंडीगढ़ में देखता हूँ निरंकुश बात हो रही है, निरंकुश। कोई किसी किस्म का कोई भी उनके ऊपर रुकावट, कंट्रोल, कोई बात ख़त्म होती नज़र आ रही है। जब कभी बातचीत होती है, थोड़ी बहुत कम मौका मिलता है कि जो उनके पास जाना होता है, जब बातचीत होती है तो इस तरह से शो किया जाता है कि वो तो जैसे काम में लोगों के लिए कुछ करने में मर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। काम में मरना, मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई भी कर्मचारी 8 घंटे की नौकरी में अगर 2 घंटे पूरी सिंसियरिटी से काम कर ले, तो हमारा देश बहुत जल्दी, उसमें कोई राजनीतिक पार्टी या किसी राजनेता, किसी की बात नहीं है, अगर हम सिर्फ 8 घंटे में से 2 घंटे सही तरीके से काम करना शुरू कर दें, हमारे देश में कोई कमी नहीं है। ये सब कर, मैंने गर्ग साहब देखा है बड़ा, मैं कम से कम कह सकता हूं कि 2014 तक की बात कर लूं, आप लोग ही उठाते थे
कि किस तरह के अफसरों को एसी होना चाहिए, किनको नहीं होना चाहिए, कौन उसके लिए इंटाइटल है, कौन नहीं है। इसके अलावा आप लोग लड़ते थे इस बात के लिए कि कैसे क्या क्या है, कम सुविधाएं होनी चाहिए और ज़्यादा डिलीवरी होनी चाहिए, और इसकी लड़ाई लड़ते थे। आज सब एयर कंडीशन में बैठते हैं, सुविधाओं में बैठते हैं, लेकिन डिलीवरी जो है आज चंडीगढ़ में हर जगह शिकायत है किसी भी विभाग की बात करने, जबकि यहाँ पर इतनी बड़ी अफसरशाही है, आईएएस अफसरों की फौज है। छोटा सा 12x12 का शहर है, और 12x12 के शहर में जो राज्य का दर्जा पाया हुआ है उसमें चीफ सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर भी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के भी ऑफिसर्स हैं, और तमाम तरह के ऑफिसर्स हैं, और वो कहीं पंजाब हरियाणा या किसी और को नहीं गवर्न करते हैं, वो सिर्फ चंडीगढ़ को गवर्न करने के लिए कमिश्नर भी हैं, डीएम भी हैं, एसएसपी भी हैं, आईजी भी हैं, डीजी भी हैं, सब कुछ है। हर चीज उसके बावजूद बिगड़ी है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे वनों की व्यवस्था हो, चाहे दूसरी व्यवस्था हो, लेकिन सुविधाएं उनकी बढ़ गई हैं। गाड़ियां अच्छी हो गई हैं, लग्जरी हो गई हैं, एसी लग गए हैं, तमाम तरह की और सुविधाएं हो गई हैं, नौकर चाकर सारा स्टाफ घरों में लगा होता है। और इसके अलावा जब वो सफर करते हैं तो बिजनेस क्लास से करते हैं, 5 स्टार होटलों में रुकते हैं। तो ये हालत है, तो क्या मतलब क्या इस देखो, मैं एक चीज आपको याद करता हूँ, आपको शायद ध्यान होगा, बहुत पुरानी बात है। हमारे सेक्रेटेरिएट में एक बार मैं गया था तो उस कमरे में 2 एसी लगे हुए थे, एक नीचे एक ऊपर लगा हुआ था। जब मैंने वो बात बाहर आके बताई तो अगले दिन अखबारों की खबर छपी थी ये कि एक कमरे में 2 एसी कैसे। तो वो जमाना हमने देखा है जहाँ पे, और 2 एसी भी विंडो एसी लगते थे, बड़े पुराने पुराने टाइप के लगते थे। आज की डेट में हमारा जो ऑफिस है, किसी भी दफ्तर में चले जाएं, किसी भी 5 स्टार होटल को वो मात करते हैं, सुविधाएं मात करती हैं। अब अगर आप एक एक कमरे के ऊपर 10-10, 12-12 लाख रुपए के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे एक कमरे में, मैं सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कमरे में लगाएंगे तो क्या होगा? हम कभी पब्लिक के पैसे को नहीं सोच रहे। मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन दिन में है, लेकिन रात की लाइट के लिए 3 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं एक दिन के लिए। फंक्शन वीआईपी में हो रहा है, तमाम पुलिस आ रही है, लेकिन 2.5 लाख रुपए सीसीटीवी पे, टेम्परेरी सीसीटीवी पे खर्च हो रहे हैं। अच्छी खासी, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिल्ली में जो तमाम बड़े अफसर हैं वो फ्लैटों में रहते हैं, उनको फ्लैट अलॉट किए जाते हैं, एक दायरा होता है, उस फ्लैट से बड़ा नहीं मिल सकता उनको। लेकिन यहाँ पे जो अफसर हैं उनको 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 कनाल के घर मिले हुए हैं, और उन घरों में मैं आपको, और बड़े छोटे लेवल के, कोई इतने बड़े छोटे लेवल के, यही अफसर जब दिल्ली में जाते हैं वहां पे बहुत सारा 2 कमरे का घर होता है, 2 कमरे का घर इनको मिलता है। मैं आपको अब एक बिल्कुल ताजा मैं आपको घटना बताता हूँ। जो बात है कि 2 बंगलों में 2.5 लाख रुपए के पेवर ब्लॉक, जाफरी और उसकी जो रीटाइलिंग के लिए खर्च हो रहा है, जबकि वो मकान ऑलरेडी अफसरों के कब्जे में थे, अफसरों की तमाम तरह की सुविधा उनके ऊपर थी। इस तरह से तो स्विमिंग पूल भी बना ले रहे हैं इस तरह से बंगले के अंदर, इस तरह से पैसा आपने देखा ना, स्विमिंग पूल भी बना तो इस तरह से पैसा खर्च हो रहा है। तो हमारे जो प्रशासक हैं इस वक्त, जो प्रशासक हैं, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। आजकल के वक्त में बनवारी लाल पुरोहित जी प्रशासक जो हैं, आजकल के वक्त में कोई अच्छा प्रशासक मिलना या अच्छा नेता मिलना, एक वो कहते हैं ना कि दिए लेके ढूंढने वाली बात है। लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि वो खुद इकोनॉमी क्लास में चलते हैं, अफसरों को कहा है कि आप भी इकोनॉमी क्लास में चलो। लेकिन गर्ग साहब, उन्होंने ऐसे नहीं कहा। जब आपने आरटीआई डाली, इसको लेके कैंपेन बनाई, तमाम पार्टियों के राजनेताओं ने इसको लेके फिर आपकी आरटीआई के को आधार बना के शोर मचाया, तब कहीं उन्होंने ये कहा। देखिए, पहले नहीं किया, अपनी तरफ से नहीं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई मैं अपनी बात नहीं कहना चाह रहा था, आपने कह दी है वो।
मैं ये बिल्कुल सही कहता हूँ कि ये जब तक ये डिस्क्लोजर नहीं हुआ, ये बात बाहर नहीं आई, तब तक ये नहीं हुआ। तो वो भी तो बताइए ना कि कैसे आपने वो आरटीआई डाली, संघर्ष किया, अफसरों से पंगे लिए, तब कहीं ये सारी चीजें हैं, तमाम धमकियां भी आती हैं, तमाम चीजें आती हैं। मेरे लिए ये बड़ी आम बात है कि मैं अपनी आरटीआई के लिए आरटीआई नहीं करता, मैं रिसर्च करके हर एक विषय को देख के उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। एक एक साल मुझे कई बार कोई सूचना लेने में लग जाता है, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम है वो हमें हेल्प नहीं करता। मैं साफ बोलता हूँ, वो हमें हेल्प नहीं करता। सिस्टम आम आदमी को हेल्प नहीं कर रहा, मेरे को तो क्या करेगा, आम आदमी को भी हेल्प नहीं कर रहा। तो हमें किस तरीके से वो प्रयोग करते करते हमें भी प्रयोगात्मक जो है कला आ गई है, तो हम साल लगता है, 1.5 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, बड़ी पेशेंस रखनी पड़ती है, उससे सूचना आती है। फिर वो सूचना को पूरी तरह से स्टडी करते हैं, और किसी को ये लगता है कई बार कि शायद ये कोई पर्सनल एजेंडा है, या कोई पर्सनल ऑफिसर के खिलाफ है, या किसी ऑफिस के खिलाफ है, या किसी वक्त के खिलाफ है, या किसी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी जो सूचना है, तमाम लोगों ने उसका प्रयोग करने की कोशिश की है, लेकिन कोई क्रेडिट उनको नहीं मिल सकता, चाहे वो कोशिश करें। लेकिन मैंने जब ये कहा तो प्रशासक महोदय को ये बात कहीं लगी कि ये सही बात है, तब उन्होंने ये सब कुछ किया। और मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन के बाद शायद इस बात का काफ़ी असर पड़ा है। उस दिन के बाद कई बार ये बात कही जा चुकी है कि कर्मचारी पाप का पैसा अपने घर नहीं लेके जाएंगे, अपनी तनख्वाह में गुजारा करेंगे, इकोनॉमी क्लास में चलेंगे, और ये पब्लिक का पैसा है, ये ऑफिसर उसके ट्रस्टी हैं, जैसे जैसे भी कही गई है। लेकिन मुझे ये, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि ये बात कहीं लागू होगी या नहीं होगी। एक बात बताइए, जो लोग संविधान की कसम खा के आ रहे हैं, पदों पे बैठ रहे हैं, तमाम शुचिता की बात करते हुए, जो कर्मचारी हैं वो भी एक शपथ पत्र भरते हैं, उसके बाद उस शपथ के आधार पे आते हैं, पुलिस के लोग हैं वो भी शपथ लेते हैं और तब आते हैं, और इसके बावजूद कितनी शपथ लेने के बाद में सबसे ज्यादा करप्ट वही लोग दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जो संविधान की शपथ लेके आए थे। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये जो शपथ लेते हैं ना, ये शपथ कहीं भ्रष्टाचार की शपथ नहीं लेते हो। मुझे सुनना पड़ेगा बड़े ध्यान से इनको, क्योंकि शपथ लेते हैं लेकिन शपथ लेने के तुरंत बाद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शायद ये शपथ को भी या किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत है, देश को बदलने की ज़रूरत तो है ही है, लेकिन शपथ लेना और तमाम तरह की, मतलब ये शर्म की बात होती है कि आप किसी चीज़ के लिए शपथ लेते हो और उसको तोड़ देते हो। एक विवाह करते हो, शपथ लेके विवाह कर लेते हो, फिर उसको तलाक लेने की बात करते हो। तो ये उस तरह से की बात होगी कि आपने शपथ ली देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, संविधान की तरह काम करने की, निष्पक्ष होकर काम करने की, साधारण जीवन व्यतीत करने की, फिर आपने किया कुछ नहीं। तो क्या करें हम? नहीं चलिए, लेकिन आपने एक ये लैंडमार्क आपकी आरटीआई ने व्यवस्था करी, जो गवर्नर ने कहा कि अफसरान जो है अब जो है बिजनेस क्लास में नहीं सफ़र करेंगे, 5 स्टार होटल्स में नहीं रुकेंगे, क्योंकि मैं खुद भी अब जो है इकोनॉमी क्लास में सफ़र करता हूं और सरकारी गेस्ट हाउस में रुकता हूं। जी नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, देखिए ये मैंने किया, उस पर ऑर्डर इशू हो गया। अब बात क्या आती है कि पब्लिक को जागने की ज़रूरत है। एक अकेला कोई और जो प्रशासक या कोई और जिसने ऑर्डर किया है, उससे बात नहीं बनेगी। अब स्वतंत्रता दिवस है, 75 साल पे हो गए हैं, एक तरह से फिर वो लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। पहले अंग्रेज़ों से बचाना था अपने देश को, अब भ्रष्टाचार से बचाना है, अब निरंकुशता से बचाना है। अब जो नियम, जो हमारे तमाम नियमों के हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारा संविधान बड़ा अच्छा बना हुआ है, उसको लागू करना है। कौन लागू करेगा उसको? तो जिन पर जिम्मेदारी लागू करने की वही तो तोड़ रहे हैं। यही तो सबसे बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। मतलब ये कहा जा सकता है कि दूध की रखवाली बिल्लियां ही कर रही हैं, जो असल में। हाँ, अभी मेरे डिस्क्लोजर के बाद किसी ने, आप जैसे पत्रकार संपादक भाई ने कहा था मुझे कि जब बाड़ी खेत का आ रही है, आप क्या करोगे? हाँ बिल्कुल।
तो वही लोग जिनको हमने ये पैसा, पब्लिक का पैसा जिनके हाथ में दिया है, चाहे वो 5 कस्टोडियन बनाया है, कस्टोडियन बनाया है, उनको ट्रस्टी बनाया है, वही अगर नहीं कर रहे, कुछ नहीं दिनों कर पहले- नहीं रहे, लूट रहे हैं। नहीं, बिल्कुल उसको नहीं। मैं आपको बताता हूँ क्या एक मेंटेलिटी है। कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पे हमारा डिस्कशन हो रहा था, वहाँ पे एक ऑफिसर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये तो चलता रहता है, कॉमन बात है ये तो। कितना सारा देश का 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख करोड़ रुपए का बजट होता है, उसमें से अगर किसी ऑफिसर ने 2-4 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए टीए बिल पे खर्च कर दिया, क्या खास बात है। मैंने उसका ये जवाब दिया था कि हम लोग आम साधारण आदमी हैं, हमारे पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, हमारा छोटा सा शहर है, तो हम तो छोटी छोटी बातों से ही देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बड़ा होगा, आप डॉलर में खेलते होंगे, हम तो पैनी में खेलते हैं। पैनी बचाने के लिए ही हम गांधीवादी देश के लोग हैं, और यहाँ पे हम तो छोटी छोटी बात को बचा के अपने देश को बचाने के लिए, गरीब देश हमारा होता था, हमें तो वही सूट करता है। और एक तो आप जब ये कहते हैं, देखिए एक चीज आती है, एक डाटा है पूरे वर्ल्ड का कि भारत के अंदर जो 50% से अधिक की आबादी है, 60%, कुछ 64% के आसपास की, वो 64% आबादी इस देश में सबसे ज्यादा टैक्स देती है, वही टैक्स देती है, और उसी के टैक्स से देश चलता है। और जो संपत्तियों का, जो भारत की संपत्तियां हैं, उनमें उनका हक जो है सिर्फ 10% है, से भी कम है। और उसके बाद में जो हमारे देश के 1% पूंजीपति हैं, उनके पास में इस देश का जो एसेट का है वो 50% से अधिक है, यानी करीब 60% के करीब है। और 60% संपत्तियां होने के बाद वो टैक्स में योगदान ना के बराबर देते हैं, 3% देते हैं। अब आप सोचिए, वो 3% देते हैं, बाकी सारा आम आदमी दे रहा है। जी देखिए, मैं इस चीज में बहुत बड़ा एक विरोधाभास, और फिर कर्ज उनके माफ कर दिए जाते हैं, आपके कर्ज पे तो आपके यहाँ वसूली करने डंडा लेके चले आते हैं लोग, आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। बिल्कुल ये मैंने देखा है हरियाणा, पंजाब में, आसपास हमारे शहर में देखा है इस चीज़ों के बारे में। छोटा सा कर्ज, मैं ऐसे उतनी घटनाएं मेरे को भी याद आती हैं, कुछ लोग बताते भी हैं, कुछ अगर 1-2 लाख रुपए का कर्ज अगर बैंक का बाकी है, तो बैंक उस औरत को या उस आदमी को, उस किसान को, उस छोटे से दुकानदार को इतना परेशान कर देता है कि कई बार हरियाणा में आमतौर पे ये बात होती देखी है मैंने कि वो आत्महत्या कर लेते। लेकिन जो बड़ा अपराध, जैसे वो ऐसा कहते हैं ना कि छोटा अपराधी चोर और बड़ा अपराधी मोर। बड़ा अपराधी जो मर्जी करे, उसको कोई कुछ नहीं बिगड़ता, वो सारे कर्ज उसके लोकसभा में बैठ के पास हो जाते हैं। और जब छोटा आदमी होता है, उसकी टैक्स भी कम कर दिया है, कारपोरेट टैक्स कम कर दिया गया, आप खुद ही जानते हैं। उसके टैक्स भी कम कर दे। सो ये जो विरोधाभास है, जीरे पे टैक्स कम हो जाता है और आम रोटी पे टैक्स लगा दिया जाता है, दूध पे टैक्स। देखिए, आप एक छोटी सी और मैं बताता हूँ, कभी हंसी आती है। सीमेंट जो एक आम आदमी के काम आने वाली चीज है, उस पर 28% GST है, जबकि वो तो टैक्स फ्री होना चाहिए। जो आम चीजें हैं, जो खाने की चीजें हैं, आम लोगों की चीजें हैं, उन पे तो टैक्स कम होना नहीं, दादी जी कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान होना चाहिए बड़े समय तक। आप देखिए, मैं तो ये कहता हूँ 2014 तक कपड़े पे टैक्स नहीं पड़ता था। हाँ, बिल्कुल है? बिल्कुल। इसके अलावा और तमाम चीजों पे टैक्स नहीं था। ठीक है। आज दूध पे भी टैक्स, अनाज पे भी टैक्स, उस पे भी टैक्स, आटे पे टैक्स। आप बताइए कौन सी चीज है? अब मैं आपकी दूसरी बात पे आता हूँ। मकान बनाने पे आपको याद करिए, सब्सिडी सरकार देती थी। बिल्कुल, सरकार, मैं और बात करता हूँ, सरकार हमसे टैक्स ले, कोई हर्ज नहीं है, पूरा टैक्स ले। मैं कहता हूँ जो लोग टैक्स नहीं देते उनसे भी टैक्स ले, लेकिन वो टैक्स लेने के बाद अगर मैं सवाल करता हूँ कि मैंने एक साल में इतना टैक्स दिया है, मुझे सरकार ने क्या फैसिलिटी दी है, मुझे क्या सोशल सिक्योरिटी दी है, मेरा जो एक 65 साल का सीनियर सिटीजन है जिसके पास कमाई नहीं है, उसने सारी उम्र
अपना कमाया और सरकार को टैक्स दिया है, हमारी सरकार उसको क्या सिक्योरिटी दे रही है? आप हमारे सीधे से- नवयुवक जी। जो घूम रहा है उसको क्या सिक्योरिटी दे रही है? तो जी लोग कहते हैं टैक्स क्यों दे, फिर हम जो टैक्स देते हैं उसका टैक्स का जो पैसा है वो कहीं और चला जाता है। क्योंकि उससे 8,000 करोड़ के विमान से प्रधानमंत्री घूमेंगे, 8,000 करोड़ के विमान से राष्ट्रपति घूमेंगे, फिर उसके बाद में उनके अफसरान जो छोटे छोटे से हैं वो घूमेंगे, प्रधानमंत्री की रोज की सिक्योरिटी पर 2 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। यही चीज है कि हमारा जो टैक्स है, ठीक है, भारत में कम लोग टैक्स देते हैं या कम टैक्स देते हैं। जो आपने बताया कि कुछ लोग जो टैक्स देने वाले हैं वो टैक्स नहीं देते, वो कर्ज लेते हैं, बाद में वो माफ हो जाता है तो उनको कुछ देना नहीं पड़ता। लेकिन आम आदमी जो टैक्स देता है, आम जो नहीं, उसके बाद फिर उन्हें टैक्स दे देने की व्यवस्था कर दी फिर लोन वो क्या लोन दे नहीं, देने की। हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं, सैलरीड कर्मचारी हैं, सो कॉल जो वो दूसरे जो लोग हैं, बड़ी मछलियां हैं, उनकी बात छोड़ें, आम कर्मचारी है, वो बेचारा 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए टैक्स देता है पूरे साल में। उसको क्या सुविधा मिलती है? उसके बच्चे को तो कोई हेल्थ की सुविधा नहीं मिलती, उसके बच्चे को कोई पढ़ाई की सुविधा नहीं मिलती। मैं अगर आपको कहता हूँ कि ईमानदारी से बात करिए कि अगर सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं करे तो वो भूखा मर जाए, हमारे देश का ये हाल है। जी, और उसके बाद में पेंशन खत्म कर दे रहे हैं तो फिर वो तो बेचारा क्या करे। तो चलिए, जब ये सारी बातें होती हैं तो निश्चित रूप से होता है। तो गर्ग साहब की चिंता जायज है। यदि हमें ईमानदारी को बढ़ाना है तो ईमानदारों को समर्थन देना पड़ेगा, उनको सचमुच ईमानदारी के हिसाब से चीजें देनी होगी, सोशल सिक्योरिटी देनी होगी, सब करना होगा। लेकिन जो बेईमान है उन पे कार्रवाई कीजिए, सख्त कीजिए, लेकिन सरकारी धन से, आम जनता के खून पसीने की कमाई से अफसरान अय्यासी करें, नेता अय्यासी करें, बैठे तमाम मंत्री ऐश मारें, अपने निजी यूज करें, तो यह तो उचित नहीं। और इसकी लड़ाई गर्ग साहब ने जो चंडीगढ़ से शुरू की उसे पूरे देश में होना चाहिए कि, और पूरे देश में यही आदेश लागू होना चाहिए जो आदेश पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने लागू किया कि अय्यासी नहीं। और 15 अगस्त का दिन है, हम सबको इसके बारे में सोचना चाहिए, अवेयर होना चाहिए और गर्ग साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए कि राष्ट्र के लिए लड़ना है, गणराज्य के लिए लड़ना है, भारत के लिए लड़ना है, इंडिया के लिए लड़ना है। और एक हम कहते थे आई लव माई इंडिया, तो आई लव माई इंडिया जिससे हम प्यार करते हैं उसको हम केयर करते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं। तो प्यार कीजिए, मोहब्बत बांधिए। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। धन्यवाद करता हूं गर्ग साहब,